नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं विष्णु कुमार आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत करता हूं। और ईश्वर से पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। बिल्कुल सभी साथियों को गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम, जय श्री श्याम। तो साथियों, आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं रेड 2025 राजस्थान इतिहास से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उनके बारे में। और जो प्यारे साथी किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार आए वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत हम। और आज के इस सेशन का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है वह रहा आपके सामने स्क्रीन पर। जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहां के शासक लोणकरण के समय अर्ध शाका हुआ, क्योंकि इसमें अब क्वेश्चन दे दिया साहब कि जो जैसलमेर है, जैसलमेर के अंदर 1550 ईस्वी में, कब की बात है भाई साहब ये? 1550 ईस्वी की बात है कि 1550 ईस्वी में वहां के शासक थे लोणकरण। कौन थे शासक? लोणकरण थे। अब उनके समय के अंदर क्या होता है? अर्ध शाका होता है। अभी अर्ध शाका हुआ क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ था? केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ था। जौहर हुआ किंतु केसरिया नहीं हुआ। केसरिया भी हुआ और जौहर भी हुआ। केसरिया भी नहीं हुआ और जौहर भी नहीं हुआ। तो इसके अंदर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह क्या रहने वाला है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल साहब, है ना? देखो, केसरिया भी नहीं हुआ और जौहर भी नहीं हुआ। ये ऑप्शन तो क्या हो गया, हमारा डिलीट हो जाता है साथियों। यहाँ पर केसरिया और जौहर ही नहीं हुआ तो फिर ना तो साका होता है। फिर बात करें ऑप्शन 3 के ऊपर, केसरिया भी हुआ और जौहर भी हुआ। यदि केसरिया और जौहर हो जाता है ना तो होता है साका। क्या होता है? साका होता है। बिल्कुल, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, है ना? यानी अर्ध साके के बारे में हम बात करेंगे। जौहर तो हुआ किंतु केसरिया नहीं हुआ, ये ऑप्शन में हमारा गलत हो जाएगा। केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ। बिल्कुल, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन एक। यानी केसरिया तो होता है लेकिन जौहर नहीं होता है। अब जो जैसलमेर है, जैसलमेर के अंदर कितने साके होते हैं? जो जैसलमेर है, जैसलमेर के अंदर 2.5 साके होते हैं। कितने साके होते हैं? 2.5 साके। अभी 2.5 साके होते हैं ना, कौन से साका कब होता है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। देखो, जैसलमेर है, क्या जैसलमेर रियासत है, इसके अंदर जो प्रथम शाखा होता है, कौन सा शाखा? प्रथम शाखा होता है ना साहब, ये प्रथम शाखा अलाउद्दीन खिलजी के समय होता है। किनके समय पर होता है? अलाउद्दीन खिलजी के समय होता है। फिर द्वितीय शाखा के बारे में बात करें अपन कि जो द्वितीय शाखा है, द्वितीय शाखा किसके समय के अंदर होता है? तो फिरोज शाह तुगलक के समय होता है। किसके समय होता है? फिरोज शाह तुगलक के समय द्वितीय शाखा होता है साहब, है ना? बिल्कुल। सर, क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है। बिल्कुल, नोटिफिकेशन सभी के पास पहुंचता है। यदि आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रखा है तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा ना। हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, फिर आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और यदि आप ग्रुप के अंदर ऐड नहीं हो तो आप इन नंबरों पे हाय लिखकर भेज दीजिएगा और फिर आप बता दीजिएगा कि मेरे को इस ग्रुप के अंदर ऐड कर दीजिएगा। फिर आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा ना। हाँ, ये व्हाट्सअप नंबर है, इन व्हाट्सअप नंबर पे हाय लिखकर भेज दीजिएगा और बता दीजिएगा कि मेरे को आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उसके ग्रुप के अंदर ऐड कर दीजिएगा ना। बिल्कुल साहब। अब देखो, हमारा क्वेश्चन था कि जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहां के शासक लोणकरण के समय अर्ध शाका हुआ, क्योंकि इसके अंदर केसरिया तो होता है किंतु जौहर नहीं होता है। अब जो आधा शाखा था यानी अर्ध शाखा था साहब, कौन सा? अर्ध शाखा। अभी अर्ध शाखा है ना साहब, ये कब होता है? ये होता है 1550 के अंदर। कब होता है? 1550 के अंदर होता है। और किसके समय होता है? लोणकरण के समय। लोणकरण के समय ये शाखा होता है ना। लोणकरण के समय, बिल्कुल साहब ने किसके समय होता है? लोणकरण के समय यह शाखा होता है। बिल्कुल, हाँ। प्रथम शाखा के बारे में बात करें अपन की, प्रथम शाखा है, प्रथम शाखा होता है 1294 के अंदर। कब होता है? 1294 के अंदर प्रथम शाखा होता है। फिर द्वितीय शाखा के बारे में बात करेंगे, द्वितीय शाखा कब होता है? तो 1315 ईस्वी के अंदर। कब?
1315 ईस्वी के अंदर द्वितीय शाखा होता है, और जो अर्ध शाखा होता है ये होता है 1550 के अंदर, और जो जैसलमेर है इसको अढ़ाई शाखों के लिए जाना जाता है। बिल्कुल साबाना, इतिहास का एकमात्र अर्ध शाखा यहाँ पर ही हुआ था। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत बढ़िया। हाँ, ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे हाई लिखकर भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। कौन से ग्रुप के अंदर ऐड होना है, नोटिफिकेशन नहीं आता है तो ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर के किस जाट सम्राट को जाटों का अफलातून प्लेटो कहा जाता है? अब भरतपुर का ऐसा कौन सा जाट शासक है जिसको जाटों का अफलातून कहा जाता है? क्या सूरजमल को कहा जाता है? ऑप्शन 2 राणा संग्राम सिंह को कहा जाता है भाई साहब, या ऑप्शन 3 पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है, या ऑप्शन 4 मिहिर भोज को कहा जाता है? बिल्कुल साहब, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल, बहुत बड़ा, सूरजमल को क्या कहा जाता है? सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई साहब? जाटों का अफलातून, अफलातून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाटों का अफलातून कहा जाता है। और जो ये भरतपुर रियासत है, भरतपुर राज्य है ना, भरतपुर राज्य क्या है भाई साहब? भरतपुर राज्य था पहले ना, रियासत थी। भरतपुर राज्य का संस्थापक, आपसे पूछा जा सकता है कि भरतपुर राज्य का संस्थापक कौन था, तो आप क्या बताओगे? भरतपुर राज्य का संस्थापक सूरजमल जाट था साहब। और इनके पिता कौन थे? सूरजमल जाट है, सूरजमल जाट के पिता कौन थे रे भाई साहब? बिल्कुल साहब, कौन थे? बदन सिंह। सूरजमल जाट के पिताजी कौन थे? सूरजमल जाट के पिताजी थे कौन? बदन सिंह थे साहब, है ना। ये बातें आपको सूरजमल जाट से संबंधित याद रखनी है। बिल्कुल साहब, चलो आगे बढ़े। बिल्कुल साहब, हाँ 1707 के अंदर होता है। जो सूरजमल जाट जी है इनका जन्म 1707 के अंदर होता है। कब होता है? 1707 के अंदर जन्म होता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तालाब ए शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? जो एक झील है साहब, कौन सी? तालाब ए शाही झील। कौन सी झील है? तालाब ए शाही झील है। ये कहां पर बनी हुई है? ये धौलपुर के अंदर बनी हुई है। अब इसका निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था साहब? ऑप्शन 1 जलाल खान ने करवाया था, ऑप्शन 2 है आमिर खान ने करवाया था, ऑप्शन 3 है सलेह खान ने करवाया था, या हामिद खान ने करवाया था साहब? बिल्कुल, तालाब ए शाही के बारे में पूछा है कि जो तालाब ए शाही है, जो एक झील है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बिल्कुल साहब, किसके द्वारा करवाया गया था? सलेह खां के द्वारा। सलेह खां के द्वारा क्या करवाया? तालाब ए शाही का निर्माण करवाया। तालाब ए शाही झील का निर्माण करवाया जाता है। ये तालाब ए शाही क्या है? तालाब ए शाही क्या है साहब? यह झील है, और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? सलेह खां के द्वारा करवाया जाता है। और कब करवाया जाता है? 1622 ईस्वी के अंदर। कब करवाया जाता है? 1622 ईस्वी के अंदर। और ये तालाब ऐसा है, झील है ना, ये कहाँ पे है? ये है धौलपुर के अंदर। कहाँ पर है भाई साहब? ये धौलपुर के अंदर है। और फिर हम धौलपुर के बारे में बात करेंगे। धौलपुर के अंदर एक कुंड बना हुआ है, पंचकुंड, है ना। कौन सा कुंड बना है? पचकुंड बना हुआ है। अब इस पचकुंड को क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि जो पचकुंड है, पचकुंड को क्या कहा जाता है? बिल्कुल, तीर्थ स्थलों का भांजा। क्या कहा जाता है? तीर्थ स्थलों का, तीर्थ स्थलों का भांजा, तीर्थ स्थलों का भांजा कहा जाता है साहब, है ना। बिल्कुल, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके पश्चात हम विधिवत रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल साहब, है ना। हाँ बिल्कुल, बहुत सारों की शादी है, याद है ना। आप शादी के अंदर जाओगे, हमें भी पता है, हमको भी शादी के अंदर जाना है भाई साहब, है ना। हम भी तो जिमेंगे ना, आप ही थोड़े जिमोगे। अरे भाई साहब, ऐसे क्या करते हो? आप अकेले अकेले जिमने जाओगे, हम भी तो जाएंगे ना जिमने। हमारे भी मित्र की शादी है आज। बिल्कुल, जाना भी जरूरी है साहब, जिमना भी जरूरी है। हाँ, जिमते समय आपको ध्यान भी रखना है कि मैं भी रीट की तैयारी कर रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड की कर रहा हूँ या सेकंड ग्रेड की कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, आप मस्त मस्त हो जाना, नाचने में रह जाओ आप, है ना। बिल्कुल, वापस घर पर आकर पढ़ाई भी करना है। आज आज शादियों में मजे ले लो, और कल से वापस पढ़ाई करने लग जाना। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल साहब, है ना। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा करवाया गया था? अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है साहब, किनके? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है ना। अब इस
के अंदर जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन एक अकबर के द्वारा, ऑप्शन दो जहांगीर के द्वारा, ऑप्शन तीन शाहजहां के द्वारा, ऑप्शन चार औरंगजेब के द्वारा। बिल्कुल साहब, आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर चार है, क्वेश्चन नंबर चार का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक के द्वारा करवाया जाता है? तो किसके द्वारा करवाया जाता है भाई साहब? शाहजहां के द्वारा करवाया जाता है। और जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है साहब, कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी दरगाह कहां पर बनी हुई है साहब? तो इनकी दरगाह जो अपना राजस्थान का हरदियाना चौका सा जिला, शानदार सा जिला, मस्त सा जिला, कौन सा? अरे भाई साहब अजमेर है ना। कौन सा? अजमेर। अजमेर के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनी हुई है साहब। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल साहब, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युद्ध राजस्थान इतिहास में सीमा चिन्हित है। अब यहाँ पे कुछ युद्ध दे रखे हैं जो अपने राजस्थान के अंदर होता है। देखो, खानवा का युद्ध अपने राजस्थान के अंदर होता है, बटनेर का युद्ध अपने राजस्थान में होता है, सुमेलगिरी का युद्ध अपने राजस्थान में होता है, गिरी सुमेल या सुमेलगिरी एक ही बात है ना। हल्दी घाटी का युद्ध ये भी अपने राजस्थान के अंदर होता है। अब इन युद्धों को सही तिथि क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी जो युद्ध यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, यहाँ पर दे रखे हैं, इनके अंदर से आपको बताना है कि सबसे पहले तो कौन सा युद्ध होता है, फिर उसके पश्चात कौन सा युद्ध होता है, फिर उसके पश्चात कौन सा युद्ध होता है, और फिर उनके पश्चात कौन सा युद्ध होता है। बिल्कुल इनको तिथि क्रम के अनुसार जमाना है हमको, है ना। बिल्कुल साहब ना, बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि खानवा का युद्ध है साहब, कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। अब ये खानवा का युद्ध कब होता है साहब? बिल्कुल 1527 के अंदर। बहुत बढ़िया, कब होता है? 1527 के अंदर खानवा का युद्ध होता है। फिर यहाँ पे ऑप्शन बी दे रखा है बटनेर का युद्ध। अब ये बटनेर का युद्ध कब होता है? 1300 कब? 1398 ईस्वी में। कब होता है? 1398 ईस्वी के अंदर बटनेर का युद्ध होता है। फिर यहाँ पे आ गया साहब गिरी शिमेल का युद्ध। कौन सा? सुमेल गिरी का युद्ध या गिरी शिमेल का युद्ध होता है 1544 के अंदर। कब होता है? 1544 के अंदर होता है। और राजस्थान इतिहास का जो इंपॉर्टेंट युद्ध है जिससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हल्दी घाटी का युद्ध। अब ये हल्दी घाटी का युद्ध है भाई साहब, ये कब होता है? 1576 ईस्वी के अंदर। कब होता है? 1576 ईस्वी के अंदर होता है। अब देखो साहब, इसके अंदर सबसे पहले तो कौन सा युद्ध हो जाएगा? बिल्कुल साहब, कौन सा? बटनेर का युद्ध। यानी सबसे पहले तो कौन सा आएगा? बी आएगा। अब 1398 के बाद में 1500 पे आ गए, यानी 1523, 1544, 1576, यानी फिर क्या आ जाएगा? ऑप्शन एक। यानी कब होता है? खानवा का युद्ध होता है साहब। कौन सा युद्ध होता है? खानवा का युद्ध होता है। फिर गिरी सुमेल का युद्ध होता है। कौन सा? गिरी सुमेल का युद्ध होता है। फिर होता है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 के अंदर होता है। अब ऑप्शन के अंदर देखो बी ए सी डी, बी ए सी डी कहां पर दिखाई दे रहा है? बी ए सी डी। चलो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अपना राइट आंसर कौन सा हो गया? और को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी साहब, है ना। यहाँ पर ये आंसर मिल गया अपन को, तो ऑप्शन एक के अंदर। बिल्कुल इनका तिथि क्रम याद रखना होता है भाई साहब कि कौन सा युद्ध कब लड़ा जाता है ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बिल्कुल हाँ, आप बता दिया ना कि 1 दिसंबर 2024 से आपके एग्जाम फॉर्म भरना प्रारंभ हो जाएंगे और 25 नवंबर 2024 को विज्ञप्ति आ जाएगी और फरवरी 2025 के अंदर आपके एग्जाम हो जाएंगे। क्लियर है? अब पद के बारे में नहीं बता सकते बेटा हम, कौन से शिक्षा मंत्री जी, कौन से मदन दिलावर जी, है ना। ना ना ना, बिल्कुल नहीं साहब, है ना, हम नहीं बता सकते। ये तो अपनी राजस्थान के सरकारी बताए साहब कि कितने पद आ सकते हैं। देखो सेकंड ग्रेड के भी बताए थे कि वित्तीय स्वीकृति लगभग 2000 पदों के ऊपर प्राप्त हुई है ना। तो 2000 पद या 2200 पद मान लीजिएगा आप। पद तो बढ़ेंगे साहब, है ना। पूरी संभावना है पद बढ़ने की, बढ़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल साहब, है ना। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था। बिल्कुल साहब, आप अपने टोंक के अंदर आ गए अब ना, जो अपना गृह जिला है टोंक, उसके अंदर आ गए। अब इसके संस्थापक के बारे में पूछा है, यह तो सब बता देंगे। बता दोगे ना? बिल्कुल बता दीजिएगा।
बिल्कुल साहब, है ना। कि जो टोंक रियासत है, टोंक रियासत के संस्थापक कौन थे? बिल्कुल साहब, बात करें अमीर का पिंडारी, गुलाब खां, कायम खानी, नवाब मोहम्मद शाह, हसन खां मेवाती। तो जो टोंक रियासत है, टोंक रियासत के जो संस्थापक हैं वो है अमीर खां पिंडारी। और एकमात्र मुस्लिम रियासत है टोंक, क्या है? एकमात्र, एकमात्र मुस्लिम रियासत, मुस्लिम रियासत, एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है रे भाई साहब? अरे भाई साहब, एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक है। और जो टोंक है बनास नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। बनास के अंदर सर्वाधिक बजरी खनन होता है भी, है ना। पहले खरबूजे हुआ करते थे, लेकिन खरबूजे तो हो गए बंद और बजरी खनन हो गया चालू। चलो आगे बढ़े। हाँ, यहाँ की बजरी बहुत शानदार आती है ना, रेत। चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, किस शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं महारावल का ताज पहना था साहब? यानी किस शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं महारावल का ताज पहना था? ऑप्शन एक टोंक, ऑप्शन दो कोटा, ऑप्शन तीन बांसवाड़ा, ऑप्शन चार डूंगरपुर। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर राइट आंसर? बिल्कुल साहब, इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। अरे जो बांसवाड़ा शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद जो जगमाल सिंह है ना, कौन? जगमाल सिंह, इन्होंने स्वयं को महारावल का ताज पहना था साहब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डूंगरपुर स्थित नौ लखा बावड़ी किसने बनवाई? डूंगरपुर के अंदर देखो एक बावड़ी बनी हुई है साहब, क्या बनी हुई है? बावड़ी बनी हुई है। अब वो कौन सी बावड़ी बनी हुई है? नौ लखा बावड़ी बनी हुई है। अब ये नौ लखा बावड़ी है ना, ये किसने बनवाई थी साहब? क्या नौ लखा बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? पिरमल देवी के द्वारा, या कर्णावती के द्वारा, लार्ड कंवर के द्वारा, या ऑप्शन चार उत्तम दे के द्वारा? उत्तम दे ने उमा दे हो जाएगा यहाँ पे ना, उमा दे के द्वारा, उमा दे के द्वारा। चलो बताइएगा इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा क्या? डूंगरपुर के अंदर है नौ लखा बावड़ी, तो कहाँ पे? नौ लखा बावड़ी डूंगरपुर के अंदर स्थित है। अब इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बिल्कुल साहब, किसके द्वारा? पिरमल देवी के द्वारा। किसके द्वारा? पिरमला देवी के द्वारा करवाया गया था सब। पिरमला देवी हो जाएगा ना, पिरमला देवी के द्वारा नौ लखा बावड़ी का निर्माण डूंगरपुर के अंदर करवाया गया था। अब ये पिरमला देवी ना, ये कौन थे? आस्करण की पत्नी थी साहब। किसकी पत्नी थी? आस्करण की पत्नी, आस्करण की पत्नी। बिल्कुल साहब, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके तत्पश्चात हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विधिवत रूप से आगे बढ़ते हैं। वही दो लाइनें, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राय को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राय को, दिल में थोड़ा सा जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, जब जाके घोंसला बनता है। बिल्कुल साहब, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ विधिवत रूप से प्रस्थान करते हैं। और आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक को राजपूताना का करण कहा जाता है? अब ऐसा कौन सा शासक है जिसको राजपूताना का करण कहा जाता है साहब, है ना? बिल्कुल साहब, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि किस शासक को राजपूताना का करण कहा जाता है। बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। क्या महाराणा कुंभा को कहा जाता है, या सवाई प्रताप सिंह को कहा जाता है, महाराजा राय सिंह को कहा जाता है, या महाराजा जसवंत सिंह को राजपूताने का करण कहा जाता है साहब? तो किसे कहा जाता है राजपूताने का कर्ण? राजपूताने का कर्ण कहा जाता है महाराजा राय सिंह को। क्या कहा जाता है? राजपूताना का कर्ण, राजपूताना का कर्ण। बिल्कुल साहब, क्या कहा जाता है? किसको कहा जाता है? महाराजा राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है साहब, है ना। और जो ये राज राय सिंह थे ना, इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे कल्याण सिंह। कौन थे पिता? पिता कौन थे? पिता थे साहब कल्याण सिंह। कौन थे? कल्याण सिंह राय सिंह के पिताजी थे साहब। क्लियर है? फिर आगे बात करें अपन किनसे संबंधित, कि जो राय सिंह जी, इनकी दो उपाधियां हैं। क्या है? उपाधियां हैं साहब इनकी। अब दो उपाधि है इनके पास, कौन कौन सी उपाधि थी? एक तो थी महाराजा की, महाराजा की उपाधि थी ना। बिल्कुल साहब। और दूसरी कौन सी उपाधि थी?
महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की उपाधि, महाराजा धीराज की उपाधि भी इनके पास थी। कौन कौन सी? एक तो महाराजा की उपाधि थी और एक थी महाराजा धीराज की उपाधि। ये दो उपाधियां इनके द्वारा धारण कर रखी थी। और जो राजपुताने का कारण है ना साहब, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराजा राय सिंह को राजपुताने का कर्ण किसके द्वारा कहा गया? तो मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा, मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा, मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा राय सिंह को राजपुताने का करण कहा जाता है। बिल्कुल साहब, है ना, बहुत बढ़िया। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके पश्चात अगले क्वेश्चन की तरफ हम विधिवत रूप से आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा जाता है? देखो उधर तो आ गया राजपुताने का कर्ण और इधर आ गया साहब कलयुग का कर्ण। अब कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? क्या राव लूण कर्ण को कहा जाता है, या जसवंत सिंह को कहा जाता है, सवाई जय सिंह को कहा जाता है, या ऑप्शन 4 राणा सांगा को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है रे भाई साहब? राव लूण कर्ण को। किसे कहा जाता है? राव लूण कर्ण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। कलयुग का कर्ण। अब ये कलयुग का कर्ण कहा गया साहब, है ना, तो ये किसमें कहा गया? जैत सिरे छंद में। जैत सिरे, जैत सिरो छंद, जैत सी रो छंद, जैत सिरो छंद ग्रंथ के अंदर क्या कहा जाता है? कलयुग का कर्ण। और किसे कहा जाता है? राव लूण कर्ण को। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब आपके सामने, बिल्कुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है कि मतेरे की राड़ किस वर्ष की घटना है? अब देखो, एक राड़ होती है, राड़ का मतलब जानते हो ना? राड़, बिल्कुल लड़ाई होती है ना। क्या होती है? लड़ाई होती है। कौन सी? मतेरे की लड़ाई होती है। अब ये मतेरे की लड़ाई कब होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। कौन सी? मतेरे की राड़ के बारे में बात करें। देखो एक तरफ तो था बीकानेर, क्या थे? बीकानेर राज्य था साहब। कौन सा राज्य था? बीकानेर राज्य था। और एक तरफ राज्य था साहब, कौन सा? नागौर राज्य। कौन सा राज्य था? एक तरफ तो बीकानेर राज्य था और एक तरफ राज्य कौन सा था? नागौर राज्य था। अब बात करें अपन की, जो बीकानेर है, बीकानेर के शासक थे साहब कर्ण सिंह। कौन थे? कर्ण सिंह। बीकानेर के शासक कौन थे? कर्ण सिंह थे। और जो नागौर है, नागौर के शासक कौन थे? बताइएगा। नागौर के शासक थे साहब अमर सिंह। कौन थे? अमर सिंह। अब क्या होता है साहब, ये नागौर के अंदर एक गांव है साहब ना, नागौर के पास क्या है? एक गांव है। उस गांव के अंदर क्या होता है? एक किसान के द्वारा, किसके द्वारा? एक किसान के द्वारा, किसान के द्वारा क्या किया जाता है? एक पेड़ लगा दिया जाता है साहब। किसका? मतीरे का पेड़ लगा दिया। क्या लगा दिया? मतीरा का पेड़ लगा दिया। और किस पे लगाया? इन दोनों की सीमा पर। देखो जैसे इधर ये बीकानेर राज्य हो गया, इधर क्या हो गया? बीकानेर राज्य। और इधर क्या हो गया? नागौर राज्य हो गया। कौन सा? नागौर राज्य। अब यहाँ का जो किसान था ना, इसने यहाँ पर एक मतीरे का पेड़ लगा दिया साहब। अब ये मतीरे की बेल यहाँ पर चली जाती है बीकानेर राज्य के अंदर। कहाँ पे चली जाती है? बीकानेर राज्य के अंदर चली जाती है। अब बीकानेर राज्य में चली गई साहब इसकी बेल, है ना, तो यहाँ पर एक मतीरा लग जाता है साहब। क्या लग जाता है? मतीरा लग गया। अब आप बताइएगा कि ये मतीरा किसके पास रहेगा? बिल्कुल साहब, बताइएगा मतीरा किसके पास रहना चाहिए आपके हिसाब से? देखो बेल थी किसकी? एक किसान की, नागौर के किसान की। और ये बेल चली जाती है किधर? कर्ण सिंह के राज्य के अंदर। यानी कोई यहाँ का बीकानेर का किसान था, उसके खेत के अंदर चली जाती है। बीकानेर का किसान के खेत में, बीकानेर किसान के खेत में, बताइएगा के खेत में चली जाती है। चलो बीकानेर के किसान के खेत के अंदर बैल चली गई, है ना, और यहाँ पर लगा गया क्या? मतीरा लग गया। अब दोनों के अंदर विवाद हो जाता है। देखो बीकानेर का जो किसान है वो कहता है कि मतीरा में रहे, और जो नागौर का किसान है वह कहता है कि साहब मतीरा में रहे। अब इन दोनों किसानों के मध्य क्या हो गई? लड़ाई हो गई। क्या हो गई? लड़ाई हो जाती है साहब। अब ये लड़ाई हो गई ना, तो अब बात पहुंच जाती है ऊपर तक, कोर्ट तक बात पहुंच गई, राजा महाराजाओं तक बात पहुंच गई। यानी ये
नागौरे किसान अमर सिंह के पास जाते और कहते हैं कि साहब एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो बताइएगा क्या समस्या हुई आपको? कि मैंने पेड़ लगाया था साहब अपने खेत के अंदर, और वो खेत के अंदर पेड़ लगाया ना, जो उसकी बेल है वो चली गई बीकानेर के किसान के खेत के अंदर। अब वहां पर एक मतीरा लग गया, और मतीरा लग गया तो जो बीकानेर का किसान है ना उस पे अधिकार कर रहा है कि मेरा मतीरा है साहब। और इधर का किसान भी चला जाता है किनके पास, कर्ण सिंह के पास, वो बताता है कि बेल उनकी थी और मतीरा अपने खेत में लग गया साहब। तो अब मान सम्मान की बात आ जाती है यहाँ पे। अब दोनों के मध्य क्या हो जाता है, युद्ध होता है साहब, लड़ाई होती है। किन किन के, कर्ण सिंह के और अमर सिंह के मध्य क्या हुई, लड़ाई होती है साहब। किसको लेकर, एक मतीरे को लेकर। किसको लेकर, एक मतीरे को लेकर लड़ाई होती है, जिसको आज इतिहास के अंदर मतीरे की राड़ के नाम से जाना जाता है। और ये मतीरे की राड़ होती है 1644 के अंदर। और जो ये मतीरे की राड़ होती है ना, किन के मध्य, कर्ण सिंह और अमर सिंह के मध्य, जिसके अंदर विजय कौन रहता है साहब, है ना? बिल्कुल साहब, विजय कौन रहता है, विजय रहते हैं साहब ये कर्ण सिंह जी, विजय रहते हैं। वही सतुना हो गया, वही बात हो गई क्या, कि अपने राजस्थान की कोई भैंस है और पाकिस्तान के अंदर जाकर गोबर कर दे। अब बताइएगा वो गोबर किसका रहा? बिल्कुल, है ना? चलो आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मारवाड़ के किस शासक का लालन पोषण घोरादाई ने किया, जिसे मारवाड़ की पन्नादाही भी कहा जाता है? अब मारवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था जिसका लालन पालन, क्या लालन पोषण घोरादाई ने किया था, जिसे मारवाड़ की पन्नादाही भी कहा जाता है? ऑप्शन एक जसवंत सिंह, ऑप्शन दो अजीत सिंह, ऑप्शन तीन अभि सिंह, या ऑप्शन चार राम सिंह। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 का कमेंट करके राइट आंसर बताना है। क्या हो जाएगा, अजीत सिंह। क्या होगा इसका राइट आंसर, अजीत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि जो मारवाड़ की पन्नादाई थी, है ना, उन कौन, घोरादाई, वो किनका लालन पालन करती है, वह अजीत सिंह का लालन पालन करती है साहब। अभी अजीत सिंह ने, इनका जन्म हुआ था साहब लाहौर पाकिस्तान के अंदर। जन्म कहाँ पे हुआ था, जन्म होता है लाहौर पाकिस्तान में, जन्म लाहौर। और ये लाहौर कहाँ पर है, लाहौर है पाकिस्तान के अंदर। कहाँ पे, लाहौर पाकिस्तान के अंदर। और यहाँ पे अजीत सिंह का जन्म होता है, और इनका लालन पालन करती है कौन, गोरादाई। और गोरादाई को क्या कहा जाता है, मारवाड़ की पन्नादाई कहा जाता है। सीधा एग्जाम के अंदर आपको पूछ सकता है कि मारवाड़ की पन्नादाई किसे कहा जाता है रे भाई साहब, तो आपको बताना है गोरादाई को कहा जाता है। और ये किनका लालन पालन करती है, तो ये अजीत सिंह का लालन पालन करती है साहब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कान का कच्चा शासक भी कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, कान का कच्चा शासक। बहुत बढ़िया, कान का कच्चा शासक, कान का कच्चा शासक, कच्चा शासक। कान का कच्चा शासक किसे कहा जाता है, कान का कच्चा शासक अजीत सिंह को कहा जाता है साहब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल, इतिहासकार डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा शासक कहा है? तो अभी अभी हमने बात की है कि कौन से राजा को कान का कच्चा शासक कहा जाता है, तो ये कहा जाता है भाई साहब अजीत सिंह को। किसे कहा जाता है, अजीत सिंह को कान का कच्चा शासक कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? राठौड़ों का यूलिसेस किसको कहा है साहब? किसने, कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड कौन थे, अपने राजस्थान के इतिहास के जनक घोड़े वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। अब बताइएगा कि राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा? बिल्कुल, राव चंद्रसेन को कहा, महाराजा अजीत सिंह को कहते हैं, या महाराजा जसवंत सिंह को कहते हैं, या वीर दुर्गादास राठौड़ को कहते हैं? बिल्कुल साहब, किसे कहते हैं, वीर दुर्गादास राठौड़ को। क्या इसे कहते हैं, वीर दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस कहते हैं साहब। और किस, कौन कहते हैं, जेम्स टोड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोराय का युद्ध किसके मध्य हुआ था? बिल्कुल साहब, एक युद्ध होता है दोराय का युद्ध। कौन सा, दोराय का युद्ध। अब ये दोराय का युद्ध है ना, किसके मध्य हुआ था? अकबर व हेमू के मध्य होता है, बाबर और राणा सांगा के मध्य होता है, ऑप्शन तीन शेरशाह व और हुमायूं के मध्य होता है, ऑप्शन चार औरंगजेब और दारा के मध्य होता है।
अब बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने और क्वेश्चन नंबर 15 का अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि जो दोहराए का युद्ध है, दोहराए का युद्ध होता है कब? 14 मार्च, कब होता है? 14 मार्च सन बताइएगा 1659 को। कब? 14 मार्च 1659 को दोहराए का युद्ध होता है। और एक किन किन के मध्य होता है? औरंगजेब और दारा के मध्य होता है। किन किन के मध्य? औरंगजेब और दारा के मध्य दोहराए का युद्ध होता है। तो सभी मेरे प्यारे साथियों का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों का धन्यवाद। थैंक यू।